Hello, everybody. Welcome to the Commerce Room. So, today we'll be starting the most important past year questions of economics, which is theory of demand. So, आज हम पहला चैप्टर करेंगे इसका जो सेक्शन ए है उसमें आएगा सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड. सो उसके हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस यानी कि जो डीपीटी में पिछले साल जो क्वेश्चंस आए होते हैं क्योंकि वही क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं. सो हम पहले वही वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. So let's start it. पहला क्वेश्चन है state and explain the law of demand. What are the exceptions of law of demand and why the demand curve slopes downward? पहले तो हमने देखना है कि law of demand होता क्या है. Law of demand, meaning and definition. The law of demand is one of the most fundamental concepts in economics. It explains the relationship between the price of a good and the quantity demanded by the consumers. अब law of demand क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड मीन्स एक प्राइस और एक गुड्स की जो क्वांटिटी की डिमांड होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल सो एंड सो प्राइस के लिए मैं सो एंड सो गुड्स खरीदना चाहती हूँ, सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. इसमें हम ऐसा इज्यूम करते हैं कि जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस. यानी कि इसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन होता है. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. सो प्राइस और क्वांटिटी में उल्टा रिलेशन होता है बेसिकली. सो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिस्ट्स ने. पहले तो है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने कहा है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस. यानी कि सारे वही बोल रहे हैं कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी. सपोज मैंगोस का जो प्राइस है वो 100 रुपीज पर केजी है, तो एक बंदे ने 2 kg खरीद लिया. बट अगर यही प्राइस 80 रुपीज पर केजी हो जाता तो वो बंदा 3 kg ले लेता. यानी कि पहले प्राइस ज्यादा था और डिमांड कम थी, अब प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज्यादा होगी. बस इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट. अब इसमें हम एजम्पशंस क्या लेते हैं? एजम्पशंस हम ये लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो उसकी इनकम अनचेंज रहेगी, यानी कि उसकी इनकम कम या ज्यादा नहीं होगी. उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट होंगे. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्स गुड, ये सेम रहेगा. कोई भी जो एक्सेप्शन है यानी कि फ्यूचर प्राइस के रिलेटेड वो चेंज नहीं होगी, और जो पॉपुलेशन है, जो मार्केट कंडीशंस है वो सारी सेम रहेंगी. यानी कि हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ हमारा जो प्राइस है उसके साथ हमने कंपेयर करना है, यानी कि सब कुछ कांस्टेंट रहेगा. सो अगर ये कुछ भी फैक्टर्स चेंज होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं रुकती. अब जस्ट बिकॉज हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं. सो ये हमें, दिस इज जस्ट अ रिवीजन लेक्चर जिसमें हम सिर्फ पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. अब है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या होते हैं? यानी कि कब प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम सेम रहेंगे, यानी कि उनमें इनवर्स नहीं डायरेक्ट रिलेशन होगा. लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कम हो रही है. बट इसमें क्या होगा कि अगर प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, यानी कि लोग जो है प्राइस बढ़ने पे भी वो सामान खरीदेंगे. तो पहला है गिवन गुड्स. यानी कि गिवन गुड्स अब क्या होते हैं? दीज आर द इंफीरियर गुड्स कंज्यूम्ड बाय द मोस्टली बाय द पुअर. ये कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं जो कि पुअर ही इनको कंज्यूम करते हैं. When the price of the given goods rises, the poor may not afford the better alternatives and end up buying more of the given goods. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो चीजें ये एग्जाम्पल से ही समझ आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल अब एक जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक जगह पे सिर्फ दो ही चीजें, एक मीट और एक ब्रेड. तो जो मीट है वो 3000 रुपीज तो सपोज एक पैकेट है, ठीक है, या 1 kg है, कुछ भी एज्यूम कर लो. और जो ब्रेड है वो 10 रुपए की है. तो अब जो पुअर लोग हैं वो क्या खाएंगे? ऑब्वियसली ब्रेड खाएंगे, चाहे वो 10 रुपए की हो, फिर चाहे उसका प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो जाए, चाहे 20 रुपए हो जाए, वो ही खाएंगे. क्योंकि एज कम्पेयर टू मीट, ब्रेड अच्छा गुड नहीं है. अगर हम मीट से कंपेयर करें तो मीट सुपीरियर क्वालिटी का है और ब्रेड कम क्वालिटी की है.
तो चाहे ब्रेड का प्राइस बढ़ता रहे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कुछ भी हो जाए, बट वो 3,000 वाले प्राइस का जो सामान है उसको नहीं चूज कर सकते, तो फिर भी वो ब्रेड ही खाएंगे. सो दीज आर द डिफरेंट गुड्स. Next is Veblen goods, यानी कि prestige goods. These are the luxury goods where the higher price makes them more desirable. अब कुछ लोग होते हैं, उनको होता है कि हमने महंगा से महंगा सामान लेना है. सो जितना प्राइस बढ़ता रहेगा वो उतना सामान खरीदेंगे. उनको होगा कि अच्छा इसका प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज ही होगी, तो वो उसको जरूर खरीदेंगे. जैसे कि डायमंड्स हो गए, डिजाइनर क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीजें. जितना जितना प्राइस बढ़ता है इनको उतना मजा आता है वो सामान खरीदने में. दीज आर द वेबलिन गुड्स. नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स. स्पेकुलेटिव मीन्स जब हम स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या गोल्ड में लगाते हैं. यानी कि अब सपोज अभी प्राइस बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन फ्यूचर और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो अगर अब भी बढ़ रहा है तो हम अब भी खरीद लेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब प्राइस बढ़े तो हम उसको बेच सके या हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो. तो चाहे प्राइस अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर भी हम उसकी जो डिमांड है वो होगी, बिकॉज इन फ्यूचर जाके उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब हमें प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट इज इमरजेंसी और नेसेसिटी गुड्स. अब कुछ जो गुड्स हैं अगर हम इमरजेंसी में लेते हैं, यानी कि चाहे उनका जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए हमें वो चाहिए चाहिए, जैसे कि मेडिसिन होगी, फूड सप्लाई होगी, है ना, बेसिक जो फूड नेसेसिटीज होती है, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी हो जाए हम फिर भी खरीदते हैं, उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस इफेक्ट. कभी जो बंदा है, समटाइम्स कंज्यूमर मे अज्यूम दैट द हायर प्राइस मींस बेटर क्वालिटी. अब कई लोगों को लगता है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी बेटर ही होगी. सो तो वो क्या करते हैं, सामान को और ज्यादा खरीदते हैं. सो दीज वर द पॉइंट्स जब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नहीं अप्लाई होता, यानी कि प्राइस के बढ़ने से गुड्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है. दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है. द प्राइस इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन वाई एक्सिस, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस. द स्लोप द कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब ये तो हमें पता ही होगा कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनवर्स रिलेशन है. डाउनवर्ड का होना मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होना. अब ये क्यों होता है, जो डाउनवर्ड है वो क्यों होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, बेसिकली हमने ये देखना है. पहले ऊपर हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट रिलेशन है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है. अब हमने देखना है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम क्यों हो रही है. पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब सपोज मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो मेरे को एक एप्पल चाहिए खाने के लिए, मेरे को कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगी, तो मेरे को एक एप्पल मिल गया, पर वो एप्पल है 1 लाख रुपए का, तो मैं वो भी खरीद लूंगी. अब मेरे को भूख इतनी नहीं है, अब मैंने एक एप्पल खा लिया, मेरा पेट भर गया, फिर मेरे को और चलो यार अगर एक और एप्पल है तो मैं वो भी खा लेती हूँ. तो अगर वो 80,000 रुपए का हो गया तो मैंने चल वो भी खरीद लिया, मैं कहा चल कोई बात नहीं खा ही लेती हूँ, अब मैंने इतने सालों से कुछ खाया नहीं है. फिर जो वो एप्पल है, अब 3 एप्पल हो गए, मैंने कहा चल यार ये भी खा ही लेती हूँ, अब उसका प्राइस 70,000 हो गया. मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं ये भी खा ही लेती हूँ, अब इतने सालों से मैं भूखी तो हुई, ठीक है. फिर अब 5, फिर 10, फिर 15 एप्पल्स मेरे पास आ गए, अब मेरे को भूख ही नहीं है, तो मैं क्यों उसके लिए प्राइस दूंगी. तो जब एक बंदा मोर यूनिट्स जो है वो बाय करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे बंदा कम पे करता है. अब क्या हुआ कि जो डिमांड है वो हमारी कम होती रही. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस उसका जो सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द टी फॉल्स, जो चाय का प्राइस था वो कम हो गया, तो अब क्या करेंगे लोग, जो कॉफी पे थे वो भी चाय पीने लग जाएंगे, क्योंकि जो कॉफी है वो अब उनको महंगी लगेगी. सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि एक चीज के प्राइस कम होने की वजह से जो दूसरे की डिमांड है वो, यानी कि बेसिकली दे वांट्स टू से कि अगर प्राइस ऑफ द टी फॉल हो गया, अगर एक गुड की जो डिमांड है वो, सॉरी एक गुड का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो पीपल शिफ्ट कर जाएंगे उस पे. तो जो दूसरे की चीज है वो, उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी. सो इसमें भी क्या हुआ कि प्राइस जब फॉल हुआ तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी.
सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि टी ऑफ कॉफी, अगर एक ना मिले तो दूसरे से काम चल जाए। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट, यानी कि अब जितना बंदे की इनकम बढ़ जाएगी उतना वो बंदा, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स, अगर शुगर का प्राइस कम हो गया, कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर शुगर एंड स्पेंड ऑन सेव मनी ऑन द अदर गुड्स। अब अगर सपोज शुगर का प्राइस कम हो गया तो बंदे और ज्यादा शुगर खरीदेंगे। दिस इज ऑल्सो शोइंग लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज न्यू कंज्यूमर एंटर मार्केट, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स पीपल कैन अफोर्ड टू बाय इट, दिस लेट्स टू इंक्रीज। अब आईफोन जो है आईफोन 16 2000 रुपए का हो गया, अब हम तो ले ही लेंगे, जो बाकी नए नए बंदे ले रहे हैं अब वो सोच रहे हैं कि वाह यार आईफोन इतना सस्ता हो गया तो हम भी ले लेते हैं। तो जो न्यू कंज्यूमर है वो भी आएंगे, तो प्राइस कम होने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, फिर से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया। नेक्स्ट इज मल्टीपल यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अब लोग, अब जब हमें पता है कि जो मिल्क है उससे बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो हम उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके लिए यूज होती है, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस फॉल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा कि प्राइस कम होने से डिमांड कैसे बढ़ती है। सो दिस वॉज वाई डिमांड क्लब स्लोप डाउनवर्ड्स, और यहाँ हम इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। सो इसमें कंक्लूजन क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ वाइटल प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द मार्केट फंक्शन। लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है कि कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट फंक्शन कैसा है, एंड ये क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें कुछ इजम्पशंस होती हैं जो हमें बोलते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे और प्राइस सिर्फ चेंज होगा। जो एक्सेप्शंस हैं ड्यू टू द फैक्टर्स हो सकती हैं, लाइक साइकोलॉजी, प्रेस्टीज, मार्केट एक्सपेक्टेशंस एक्सेट्रा। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, मल्टीपल यूजेस एक्सेट्रा। सो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि वो हमें बिजनेस में हेल्प करे, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करे, एंड कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केट प्रिडिक्शंस भी करने में हेल्प करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। यहाँ पे गिवन नहीं गिवन आएगा, दैट इज गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स मैंने ऊपर बता दिया था, गिवन गुड्स मीन्स सपोज एक मीट है, मीट 3000 का है, जो ब्रेड है वो 10 रुपए की है, फिर वो 20 रुपए की हो जाती है, फिर वो 30 रुपए की हो जाती है, फिर भी लोग ब्रेड ही खरीदते हैं चाहे उसका प्राइस बढ़ रहा है। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि जो मीट है वो नहीं खरीद सकते। तो दैट्स वाई इंफीरियर गुड्स यानी कि जो गिवन गुड है उसका प्राइस, गिवन गुड मीन्स कि वो वहां तक दूसरे कमोडिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, दैट इज गिवन गुड्स। और इंफीरियर गुड मीन्स ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड फॉल होती है जब इनकम इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अब सपोज मेरी इनकम बढ़ गई तो क्या मैं फिर वही गंदा सामान खरीदूंगी, नहीं, मैं अपनी बेटर क्वालिटी का सामान खरीदूंगी। सो इंफीरियर गुड्स मीन्स जिसकी हम प्राइस, हमारी जो इनकम है उसके बढ़ने से उनका यूज कम कर देते हैं। अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं गंदा सामान लेना बंद कर दूंगी, दैट इज इंफीरियर गुड्स। जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट टू बेटर क्वालिटी गुड्स जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है। सो therefore they buy less of the inferior goods. On the other hand, when the income falls, जब इनकम कम हो जाती है, so वो बेटर ऑल्टरनेटिव चूज नहीं कर सकते, यानी कि उनको फिर inferior goods खाने पड़ते हैं। Now what are the characteristics of these? इनका इनकम से इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम inferior goods कम यूज करेंगे। Suitable by superior goods, substitutable by superior goods, यानी कि जो सुपीरियर गुड्स है हम उसके साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अब जो है, मेरी जो सुपीरियर गुड्स है यानी कि जो एक खाने की चीज है वो 2000 रुपए की है, अब मैं उसको नहीं खा सकती तो इसलिए मैं इनफीरियर गुड खा रही हूँ, बट जब मेरा इनकम बढ़ जाएगी तो मैं फिर वो खाना स्टार्ट कर दूंगी। सो दैट इज सब्सटीट्यूटेबल। यूजुअली लोअर क्वालिटी और लेस प्रेफर्ड,
यानी कि ये लो क्वालिटी के होते हैं और कम ही लोग खाते हैं। मोस्ट कॉमन अमंग लोअर इनकम ग्रुप्स। अब जो लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं वो इनको खाते हैं। जो इनका डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शो होता है। सो दिस वाज इंफीरियर गुड्स। अब अगला है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? वही जो मैंने आपको मीट और ब्रेड वाली एग्जांपल दी। अब इसमें क्या है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं कि मैं उस चीज तक जा पाऊं, जो सेकंड चीज है उसके तक जा पाऊं। सो मैं ये वाली गुड्स खाती हूँ, चाहे इनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए। Giffen goods are the special type of the inferior goods of which demands increases with the increase in price. ब्रेड का प्राइस चाहे 10 से 15 रुपए हो जाए, 15 से 20 हो जाए, 20 से 25 हो जाए, 25 से 30 हो जाए, फिर भी इनकी डिमांड मैं करती ही रहूंगी, बिकॉज जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। सो दिस मीन्स डिमांड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है? जो पुअर इकोनॉमीज है, a staple food like bread, rice और potatoes may behave as giffen goods। ये giffen goods होते हैं बिकॉज जो महंगी आइटम्स हैं वो एक पुअर बंदा नहीं खरीद सकता। अगर प्राइस का ब्रेड का प्राइस राइज हो गया तो पुअर पीपल फिर भी ब्रेड खरीदते रहेंगे, बिकॉज वो वेजिटेबल्स या मीट नहीं खरीद सकते। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। पर इसमें क्या है? चाहे प्राइस बढ़ता रहे, डिमांड उतनी ही बढ़ती रहेगी, डिमांड कम नहीं होगी। सो ये वायलेट करता है। पॉजिटिव प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। इसमें प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव है, चाहे प्राइस बढ़ता रहेगा, डिमांड फिर भी बढ़ती रहेगी। ये हमेशा इंफीरियर गुड ही होते हैं। मोस्ट इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो इनकम कंज्यूमर्स, यानी कि जिनकी इनकम कम होती है वो ही गिवन गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अब इनकी कंडीशंस क्या है? ये इंफीरियर भी हो सकते हैं, लार्ज जो पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स बजट है ये उसमें आते हैं, एंड इसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो मीट है वो 3000 है और जो ब्रेड है वो 10 रुपए है। अब 3000 और 10 रुपए में बहुत डिफरेंस होता है। सो दिस इज अबाउट inferior and given goods. So ये डिफरेंस है, यू कैन रीड दिस बाय योर ओन। ये बहुत इजी है, मैं आपको चलो करा भी देती हूँ। पहले तो डेफिनेशन, जो गुड्स जिनकी डिमांड कम हो जाती है अगर इनकम हमारी बढ़ जाए। सपोज अगर हम पैसे ज्यादा कमाने लग पड़े तो हम इंफीरियर गुड्स नहीं कंज्यूम करते। अब इसमें क्या है कि चाहे प्राइस बढ़ भी जाए इंफीरियर गुड्स का तो भी उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। अब इंफीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। जो इंफीरियर गुड्स है इनकी लो क्वालिटी होती है और चीप अल्टरनेटिव्स होते हैं, और जो गिवन गुड्स है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता। जो गिवन गुड्स है इनमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। अब सब्सटीट्यूट इफेक्ट, इंफीरियर गुड्स का सब्सटीट्यूट होता है बट गिवन गुड्स का सब्सटीट्यूट ज्यादा नहीं होता। इंफीरियर गुड्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और गिवन गुड्स का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कंज्यूमर टाइप, कॉमन अमंग द लो मिडिल क्लास कंज्यूमर, ओनली ऑब्जर्व अमंग द वेरी पुअर। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर एंड गिवन गुड्स। अब इसके जो डायग्राम्स में उन्होंने जस्ट बताया है कि जो इंफीरियर गुड्स का है वो डाउनवर्ड बनेगा और जो गिवन गुड्स का है उनका अपवर्ड्स बनेगा, बिकॉज इनमें दोनों चीजें लाइक डायरेक्ट रिलेशन है और इसमें इनवर्स रिलेशन है, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। ओके, सो कंक्लूजन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमने देखा इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जो इंफीरियर गुड्स हैं वो जो है वो मिडिल क्लास या पुअर लेते हैं, जो गिवन गुड्स है वो हमेशा पुअर ही लेते हैं। अब जो इंफीरियर गुड्स है, अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इंफीरियर गुड्स को छोड़ भी सकते हैं, बट गिवन गुड्स को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हमारे लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो दिस वॉज अबाउट इंफीरियर एंड गिवन गुड्स। इट इज वेरी इजी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है? डिमांड मीन्स डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट बैक्ड बाय इट्स एबिलिटी टू पे। हमारी डिमांड क्या है कि हमारे पर हमारी इच्छा तो है एक प्रोडक्ट खरीदने की, और जो हमारी एबिलिटी है वो भी उसके साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर सपोज मैं BMW खरीदना चाहती हूँ तो मेरे पास उतने पैसे भी होने चाहिए BMW को खरीदने के लिए। दिस इज द डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड, पहले तो इंडिविजुअल, यानी कि जो एक सिंगल कंज्यूमर मेड करता है। यानी कि अगर मैंने 2 kg एप्पल्स लिए 100
रुपए के। सो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, जब ए और बी इकट्ठे मिलके सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के 5 बंदे, मेरे रिलेटिव्स के घर के 5 बंदे, मेरे दूसरे रिलेटिव्स के घर के 5 बंदे हैं, जब ये सब मिलके सामान लेंगे दैट इज मार्केट डिमांड। जब सारे कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूम करने वाले लोग लोग हैं, जब वो डिमांड करते हैं, सो दैट दैट इज मार्केट डिमांड। ये सम होता है किसका? इंडिविजुअल डिमांड्स का, यानी कि मेरा एक एप्पल, मेरी मम्मा का एक एप्पल, मेरे पापा का एक एप्पल, मेरी सिस्टर का एक एप्पल, इन सबको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज ज्वाइंट डिमांड, जब दो या दो से ज्यादा बंदे इकट्ठे डिमांड करें, यानी कि हमारे घर के 5 बंदे इकट्ठे डिमांड कर रहे हैं, मेरे दूसरे रिलेटिव्स के घर के 4 बंदे इकट्ठे डिमांड कर रहे हैं, सो दैट इज ज्वाइंट डिमांड। यूजुअली ये डिमांड जो है वो टुगेदर की जाती है। ओके, सो इसमें अब ह्यूमन बींग्स का नहीं, इसमें नीड्स का ज्वाइंट बोला गया है, यानी कि कार एंड पेट्रोल हमें इकट्ठे चाहिए। वैसे वो भी हो सकता है, बट इसमें इन्होंने एग्जांपल दी, कार एंड पेट्रोल इकट्ठे चाहिए, प्रिंटर और इंक इकट्ठे चाहिए, ब्रेड एंड बटर इकट्ठे चाहिए। सो जब दो और ज्यादा गुड्स डिमांड की जाए। कॉम्पोजिट डिमांड, when a single good is used for different purposes, for example जो मिल्क है उसको, उसके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, यानी कि मिल्क से हमें हमें हमारी दही मिलती है, मक्खन मिलता है, बटर मिलता है बेसिकली। सो ये सारी चीजें, मिल्क को हम फिर कॉम्पोजिट गुड भी बोल सकते हैं, यानी कि मिल्क से बहुत कुछ मिलता है। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट मिलती है, हीट मिलती है, हम खाना बना सकते हैं, हम मशीन चला सकते हैं। सो दिस इज अ कॉम्पोजिट डिमांड बिकॉज इसके बहुत ज्यादा यूजेस है। नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड, the demand that depends upon the demand for another product. When the demand of the final good increases, the demand of related goods is also increases. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? Demand of the houses increases, the demand of cement, bricks, labor will also increase. अब derived यानी कि अगर फाइनल जो प्रोडक्ट है, एक घर एक फाइनल प्रोडक्ट है, घर में जितनी भी लगने वाली चीजें उनका डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगर घर बनाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो घर में सामान लगाने वाले भी ज्यादा डिमांड करेंगे। सो दैट इज डिराइव। अब है डायरेक्ट, यानी कि फाइनल डिमांड, द गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स होगी, क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया। सो दिस इज डायरेक्ट डिमांड, हम डायरेक्टली इसको डिमांड करते हैं। अब है इनडायरेक्ट डिमांड, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, यानी कि जो अभी जो गुड्स बनाने में बेसिकली हमारा काम करते हैं। दिस इज द डिमांड फॉर द गुड यूज टू प्रोड्यूस द अदर गुड्स। अब जो मशीन्स है, जो मशीनरी है, जो टूल्स है, वो क्या करते हैं? हमें नया प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड, यानी कि हम इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। हमने कौन कौन से डिमांड देखे? पहले तो इंडिविजुअल जो एक बंदा करता है, मार्केट यानी कि जो बहुत सारे बंदे मिलके करते हैं, ज्वाइंट डिमांड यानी कि जब दो चीजों की डिमांड या दो या ज्यादा चीजों की डिमांड इकट्ठी हो रही है। कॉम्पोजिट डिमांड, अगर एक चीज के बहुत ज्यादा यूज हो रही हो तो हम उसकी डिमांड करते हैं। डिराइव डिमांड, अगर हमने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो जो हमें चीजें यूज करनी है उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। डायरेक्ट डिमांड, जो कि फाइनल गुड्स होते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसकी हम जब डिमांड करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, इट्स assumption, इट्स explanation, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इट्स कर्व्स। ओके, सो जस्ट बिकॉज दिस इज द रिवीजन लेक्चर, हमने जो ऊपर चीजें कर ली है वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था? जब प्राइस बढ़ता था डिमांड कम होती थी, या प्राइस कम होता था या डिमांड बढ़ जाती थी। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जो प्राइस ऑफ अदर गुड्स हैं, या जो कुछ भी है, वो सारी चीजें सेम रहेंगी, बट प्राइस जो है वो कम या ज्यादा होता रहेगा, उससे डिमांड भी कम या ज्यादा होती रहेगी। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके assumptions क्या है? कि जो बाकी जो इनकम है वो सेम रहे, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो सेम रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज ना हो, पॉपुलेशन चेंज ना हो, एक्सपेक्टेशंस चेंज ना हो, या एडवर्टीजमेंट या फैशन में कोई भी चेंज ना आए। सो दीज आर द assumptions। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? यानी कि जस्ट अ सेकेंड। ओके,
So, explanation of law of demand. The law of demand is based on common sense and real life behavior. पहले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब प्राइस एक प्रोडक्ट का कम हो जाता है तो वो चीपर बन जाती है टू इट सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो लोग वो ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि प्राइस कम हुआ, लोगों ने वो ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी. सो दिस अप्लाइज लॉ ऑफ डिमांड. इनकम इफेक्ट, प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर रिच फील करने लगा, यानी कि सब, या हम बोल सकते हैं कि इनकम बढ़ गई, तो जो डिमांड है, क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए तो हम डिमांड तो करेंगे. अब हमने पर इसमें इनकम को नहीं देखना, हमने प्राइस देखना है. इनकम इफेक्ट में भी हमने प्राइस देखना है. अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम हो गया तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब अगर मोर एंड मोर यूनिट्स हैं तो हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी कम होती रहती है. तो चाहे प्राइस उस चीज का कम भी हो जाए बट आज जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी. अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल दैट शोज हाउ मच क्वांटिटी कंज्यूमर विल डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस. अब दिस इज द डिमांड शेड्यूल. ये जो सारी चीजें हैं इनको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, यानी कि एक टेबल जिसमें उन्होंने डिमांड के बारे में बताया हो. पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड कौन सी थी? जब एक सिंगल बंदा डिमांड करता है. फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट है, उसका प्राइस है 10 रुपए, तो बंदी कितनी मांगेंगे? ये 5 चीजें. प्राइस कम हो गया, डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस और कम हो गया, डिमांड और ज्यादा होगी, प्राइस और कम हो गया, डिमांड और ज्यादा होगी. सो दिस इज डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जब एक बंदा डिमांड करता है. अब मार्केट डिमांड, एक ए बंदा बी बंदा जब ये इकट्ठे मिलकर डिमांड करते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड. इसमें भी जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है और जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है. और वी कैन से डिमांड कम भी हो सकती है. सो दैट इज अप टू देम. नहीं, एक्चुअली कम तो नहीं होगी डिमांड, हाँ जी, यानी कि प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है. दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, जब दो लोगों की डिमांड बढ़ती है प्राइस के कम होने से. दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है जो डिमांड शेड्यूल को शो कर रहा है उसमें रिलेशनशिप क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का. अब जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो होते हैं लेफ्ट टू राइट. अगर इसमें इनवर्स रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे स्लोप डाउनवर्ड्स. क्यों? ये हमने ऊपर पहले देख लिया. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सारी चीजें होती हैं, तो स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है. अब जो मार्केट है उसका भी डाउनवर्ड ही होगा, बिकॉज इसमें भी क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ने से डिमांड जो है वो कम हो रही है. सो दीज वर द डिमांड कर्व्स. अब इसमें डिमांड कर्व की डायग्राम तो नहीं है बट यस एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी. अब इसका कंक्लूजन क्या है? जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है. इसमें क्या बोलते हैं कि जो प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है. अब इसमें हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व देखा. डिमांड शेड्यूल जिसमें हम नंबर्स के बीच में, यानी कि टेबल बना के जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, और अगर हम ग्राफ बना के बात करते हैं तो हम डिमांड कर्व बोलते हैं. इसमें कुछ एजम्पशंस थी कि जो लाइक इनकम है या जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है या जो बाकी सारी चीजें ये हमेशा सेम रहेंगी. और इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि गिवन गुड्स या नेसेसिटीज. अगर कोई हमारी नेसेसिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं करेंगे. सो ये कुछ एक्सेप्शंस भी होती है लॉ ऑफ डिमांड की. आई होप इट्स क्लियर. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि पहले तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें जो यानी कि जो एक्सेप्शंस यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है. फिर उसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, इंडिविजुअल और मार्केट का. फिर हमने डिमांड कर्व देखा एंड हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. अब डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? यानी कि ऊपर तो था लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि उसमें हम सिर्फ प्राइस को देख रहे थे. अब हम पूरे डिमांड को और डिमांड फंक्शन को देख रहे हैं, तो इसमें हम सारी चीजों को देखेंगे, प्राइस को, इनकम को, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सेप्शंस, नंबर ऑफ बायर्स, सब चीजें देखेंगे. सो दिस इज डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शन. पहले तो डिमांड फंक्शन होता क्या है? डिमांड फंक्शन क्या करता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड की और जो उसके फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसमें रिलेशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल
मेरे टेस्ट चेंज होने से मेरी डिमांड कैसे इफेक्ट हुई, मेरी इनकम बढ़ने से मेरी डिमांड कैसे इफेक्ट हुई, मेरी यानी कि हमारी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड कैसे इफेक्ट हुई। जब हम प्राइस के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी देखते हैं, दैट इज डिमांड फंक्शन। इसमें क्यूडी क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, एफ होता है फंक्शन, पी प्राइस बाय इनकम, पी आर यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस एंड द नंबर ऑफ बायर्स। तो इनको हम सबको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस के अलावा डिमांड किस किस चीज से चेंज हो रही है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। अब अगर एक चीज का जो दाम है वो कम हो गया तो हम उसको ज्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर बंदे की कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ गई तो जो गंदे गंदा सामान है वो कम खरीदेगा, यानी कि जो इंफीरियर गुड्स है वो कम खरीदेगा। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पहले तो अब तक सब्स्टिट्यूट गुड, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड मींस टी और कॉफी, अगर एक ना मिले तो हमें दूसरी मिल जाए, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड। सपोज चाय का जो प्राइस है वो कम हो गया तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, चाय की डिमांड बढ़ा देंगे, हम कॉफी को भूल जाएंगे, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, जब कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स साथ साथ चलने वाली, यानी कि अगर कार है तो पेट्रोल भी होना चाहिए और अगर पेट्रोल है तो कार भी होनी चाहिए, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हम कार की डिमांड भी कम कर देंगे, और अगर पेट्रोल का प्राइस बिल्कुल ही कम हो गया तो हम कार की डिमांड भी बढ़ा देंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर हमारा जो फैशन है वो अच्छा रहा तो हम डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे, और अगर जो हमारा फैशन है वो फेवरेबल नहीं हुआ तो हम डिमांड जो है वो कम कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस टू फ्यूचर प्राइस, फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस अभी सपोज कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं 50,000 पे तोला है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि क्या फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ सकता है, अगर हाँ बढ़ सकता है तो हम अभी उस सामान को खरीद लेंगे चाहे उसका प्राइस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ भी रहा है, बट क्योंकि इन फ्यूचर हमें नुकसान ना हो तो हम डिमांड उसकी करेंगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अब सपोज मेरे एरिया में बंदे हैं ही नहीं कंज्यूम करने वाले तो मैं किसको बेचूंगी, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिमांड करने के लिए कि हमारे सोसाइटी में कितने बंदे हैं। सो दीज वर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पहले तो प्राइस, दूसरा इनकम, फिर रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ बायर्स। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड प्राइस के अलावा कौन कौन सी चीजों पे के साथ चेंज हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। अब जो डिमांड है वो हमेशा एक तरीके से नहीं रहती, डिमांड चेंज होती रहती है। सो हमने ये बताना है कि चेंज इन डिमांड का कंसेप्ट क्या होता है। चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, सच एज इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एटसेट्रा। अब जो डिमांड होती है वो कैसे चेंज होती है, अगर सपोज हमारी टेस्ट चेंज हो जाए, हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए या हमारी इनकम चेंज हो जाए तो ऐसे हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे को कुछ और पसंद था, अब मेरे को कुछ और पसंद है, तो मेरी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले मेरी इनकम कम थी तो मैं इंफीरियर गुड्स यूज करती थी, अब मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं अच्छे गुड्स यूज करती हूँ। सो ऐसे जो हमारी डिमांड है वो चेंज होती रहती है। Change in the demand means the entire demand curve shifts from to the left or right and does not just a movement along the curve, यानी कि पूरी लेफ्ट से राइट हो जाती है। अब चेंज इन डिमांड दो तरीके की होती है, पहले तो इंक्रीज इन डिमांड एंड द सेकेंड वन इज डिक्रीज इन द डिमांड। अब इंक्रीज इन द डिमांड मीन्स जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, यानी कि हम जब ज्यादा चीजें डिमांड करते हैं, व्हेन द मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। अब ये क्या होता है, एट सेम प्राइस, यानी कि प्राइस उस चीज का सेम ही है बट फिर भी हम उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड।
अब ये कब होता है, डिमांड हमारी इंक्रीज कब होती है? जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी, मेरे पास पैसा होगा तो मैं और सामान खरीदूंगी। अब मेरा टेस्ट है वो शिफ्ट हो गया। अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया। हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री पर पढ़ चुके हैं। अब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई। ऐसे ये सारी चीजों के कारण हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। अब इसका जो डिमांड कर्व है यानी कि वो राइट शिफ्ट में होता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड कम कब होती है? जब लेस क्वांटिटी हम डिमांड करें सेम प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस उस चीज का सेम ही है फिर भी हम इसको कम खरीद रहे हैं। और अब हम सामान कम कब खरीदेंगे? या तो मेरी इनकम कम हो जाए, यानी कि पहले मेरी इनकम 100 थी तो मैं ज्यादा सामान खरीद लिया, अब मेरी इनकम 50 है तो मैं कम सामान खरीदती हूँ। अब मेरा टेस्ट जो है वो शिफ्ट अवे हो गया, यानी कि मेरे को कुछ और सामान पसंद आने लगा तो मैं जो पिछला वाला है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दूंगी। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, या जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, या फिर हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी कम होगी। सो दिस वाज द डिमांड कर्व। अब इसका कहाँ पे होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज इन द डिमांड। अब रीजंस क्या है हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो इनकम, ज्यादा इनकम होगी हम ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर लेस इनकम होगी तो हम लेस डिमांड करेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर तो फेवरेबल है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सपोज जो भी ट्रेंड चल रहा है मेरे को वो पसंद है तो मैं उसकी और डिमांड करूंगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, यानी कि सपोज अगर चाय का प्राइस बढ़ जाए तो मैं कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो मैं कार की डिमांड कम कर दूंगी। पॉपुलेशन साइज, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। एडवर्टीजिंग एंड ट्रेंड्स, अगर पॉजिटिव एड्स है पॉजिटिव ट्रेंड्स है तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सपोज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तो मैं अभी ही थोड़ी सी डिमांड कर लूंगी, यानी कि मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट खरीद लूंगी। सो दीज वर द रीजंस जिससे हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हम देखेंगे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दो डिफरेंट वर्ड्स है, और जब वो चेंज होते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं। जो चेंज इन डिमांड है वो बाकी फैक्टर्स के साथ चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, या कुछ भी जो इनकम होगी उससे जो चेंज होगी डिमांड, उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और जो सिर्फ प्राइस के साथ हो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेसिक डिफरेंस ये होता है, चेंज इन डिमांड बाकी सारे फैक्टर्स के साथ चेंज होती है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस के साथ। चेंज इन डिमांड में इंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, और क्वांटिटी डिमांडेड में मूव अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसमें चेंज इन डिमांड में दो टाइप्स होती है, इंक्रीज और डिक्रीज, और क्वांटिटी डिमांडेड में दो होती है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। चेंज इन डिमांड में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है बिकॉज अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड में अदर फैक्टर सेम होता है और प्राइस चेंज होता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी बेसिक डिफरेंस ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो इंक्रीज इन डिमांड कब होगी? एक मूवी शो लगा जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स को शो करते हैं। इवन एट द प्राइम अ न्यू मूवी शोज हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एलमंड्स। अब एक मूवी आई उसमें एलमंड्स यानी कि बादाम खाने के फायदे बताए हुए थे। अब प्राइस चाहे 500 रुपए किलो ही था बट लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इंक्रीज हो गया डिमांड का, तो वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। अब डिक्रीज इन डिमांड, एक न्यू स्टडी से पता चला है कि जो शुगर जो ड्रिंक्स होते हैं यानी कि कोक वगैरह होगी जो जिसमें शुगर बहुत हाई अमाउंट में होता है तो उससे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो इससे डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सो इंक्रीज इन डिमांड में जब होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसके कंक्लूजन से हम ये देख सकते हैं कि जो चेंज इन डिमांड है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अदर देन प्राइस, यानी कि जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनसे ये डिपेंड होता है, यानी कि प्राइस से डिपेंड नहीं होता। इसमें जो बिजनेस है जो गवर्नमेंट है वो एनालाइज करती है मार्केटिंग एंड
मार्केटिंग की जो चीजें होती हैं और जो पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं। चेंज इन डिमांड इज नॉट इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन डिमांड है उसमें बाकी फैक्टर्स आएंगे और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें सिर्फ प्राइस आएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन और इंक्रीज में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपेंशन किस में होती है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, और इंक्रीज किस में होता है? चेंज इन डिमांड में। ये किस में होगी एक्सपेंशन? जब सिर्फ प्राइस चेंज होगा, और इंक्रीज किस में होगा? जब बाकी फैक्टर्स भी चेंज होंगे। अब बेसिक डिफरेंस एक्सपेंशन और इंक्रीज में क्या होता है? मींस sorry means more quantity is demanded but the reason behind it is different। पहला तो मीनिंग, एक्सपेंशन इन डिमांड। अब एक्सपेंशन कब होती है? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? अदर फैक्टर्स, यानी कि अगर सपोज मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब इसमें इनकम था और इसमें प्राइस ऑफ द गुड था, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब कॉस्ट, जो एक्सपेंशन है वो सिर्फ प्राइस के कम या कम होने से ही डिमांड बढ़ेगी, और जो इंक्रीज है यानी कि जो चेंज इन डिमांड में है वो कैसे होगा? जब इनकम, फेवरेबल टेस्ट या राइज ऑफ प्राइस इन सब्स्टिट्यूट गुड्स ये जब चेंज होंगे। सेम बात उन्होंने दोबारा रिपीट कर दी है। अब इसका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होगा अलॉन्ग विद द सेम डिमांड कर्व, और इसमें जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज और डिक्रीज में राइट लेफ्ट होता है। जो प्राइस फैक्टर है वो एक्सपेंशन में प्राइस डिक्रीज होगा, और जो इंक्रीज है उसमें प्राइस फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद इसका ग्राफिकल डिफरेंस आ गया जो इसमें नहीं दिया हुआ। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा। अब हम टेबल समरी से एक बार दोबारा चीजों को और क्लैरिटी से देख लेते हैं। एक्सपेंशन यानी कि जब एक्सपेंशन इन डिमांड यानी कि जब सिर्फ प्राइस के कारण होगा, और इंक्रीज इन डिमांड यानी कि जब बाकी फैक्टर्स होंगे। मोर डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, प्राइस जब चेंज होगा तो ही डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। और जब बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे तो चेंज इन डिमांड होगा, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड होगा। कॉजेस, इसमें सिर्फ चेंज इन प्राइस होगा, और इसमें चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट्स एक्सेट्रा। इसकी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होगी बट अलोंग द सेम कर्व होगी, इसकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इसमें प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीज होते हैं, इसमें प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें जो ग्राफ है वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव करता है बट ऑन द सेम कर्व। इसमें जो है न्यू कर्व पे शिफ्ट हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में। अब कॉन्ट्रैक्शन किसका है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, जब सिर्फ प्राइस बढ़ता है, यानी कि जब हम प्राइस बढ़ा देंगे तो हमारा जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि प्राइस के कारण डिमांड हमारी कम हो जाएगी। और डिक्रीज इन डिमांड जब हम बाकी फैक्टर्स है जो उसके कारण हमारी डिमांड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड भी कम होगी, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। अब बेसिक डिफरेंसेस में क्या होता है? जो इनमें होता है कि लेस क्वांटिटी बीइंग डिमांडेड, यानी कि दोनों चीजों में बात तो सेम ही है, क्वांटिटी तो कम हो ही रही है, बस कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस के कारण, और जो डिक्रीज है उसमें बाकी फैक्टर्स के कारण। पहले तो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दैट इज रिडक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइस। प्राइस बढ़ गया किसी चीज का तो उसकी डिमांड कम होगी। अब इसमें क्या होता है? अदर देन प्राइस जो फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम, इनकम हमारी कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। इसमें सिर्फ प्राइस के कारण होता है, इसमें जो है वो फॉल इन इनकम, अनफेवरेबल टेस्ट या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें जो है इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगी और इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस फैक्टर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, और डिक्रीज में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज उसमें अदर फैक्टर्स आते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्राफिकल डिफरेंस। अब हम इसकी भी टेबल समरी देख लेते हैं। कंट्रैक्शन इन डिमांड कब होती है? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है, और डिक्रीज इन डिमांड जब चेंज इन डिमांड होता है। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ जब प्राइस के कारण होता है, और डिक्रीज यानी कि जब बाकी फैक्टर्स भी साथ में होते हैं। मीनिंग, लेस डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी। अब इसमें नॉन प्राइस फैक्टर्स यानी कि बाकी फैक्टर्स, इनकम कम होगी डिमांड भी कम होगी। कॉस्ट, इसमें सिर्फ प्राइस का कॉस्ट होता है, इसमें इनकम, टेस्ट,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बाकी भी कॉजेज होते हैं। इसका जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होगी और इसकी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज होता है और इसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो ग्राफ में है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे बट सेम डिमांड कर्व पे, सेम कर्व पे, बट इसमें न्यू कर्व पे शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप ये भी आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंटरकनेक्टेड डिमांड क्या होती है। कंसेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिमांड क्या होता है? Interconnected demand, also called composite demand or joint demand, refers to the situation where a demand for one good is linked to the demand for another good because they are related in some other way. जब हम एक सामान और दूसरा सामान इकट्ठे लेते हैं जस्ट बिकॉज उनमें एक लिंक है तो उसको हम इंटरकनेक्टेड डिमांड बोल देते हैं। These depends upon each other. If the demand of one good changes, it directly affects the demand of the other. अब दो चीजें जब इंटरकनेक्टेडली खरीदी जाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो उसको इंटरकनेक्टेड डिमांड बोलते हैं। टाइप्स क्या होती है? पहले तो ज्वाइंट डिमांड, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स टुगेदर मांगे जाएं, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल। अब कार के बिना पेट्रोल का किसी चीज का फायदा नहीं है और पेट्रोल के बिना कार का कोई फायदा नहीं है। सो दीज आर ज्वाइंट डिमांड, यानी कि दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों चीजें हमें साथ में चाहिए। टी और शुगर, अगर हम चाय में चीनी नहीं डाल रहे तो वो चाय नहीं होती, और अगर हम चीनी यानी कि अगर हम चीनी का यूज चाय में नहीं करें तो वो एक दूसरे के बिना फीकी फीकी है। एंड शू एंड डेस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अब दूसरा होता है कॉम्पोजिट डिमांड, जब एक गुड डिमांड किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जो मिल्क है उसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, यानी कि उससे चीज भी बनता है, उससे कर्ड भी बनती है, उससे सब चीजें बनती है, बटर भी बनता है। सो दैट इज कॉम्पोजिट डिमांड, यानी कि एक गुड जिससे बाकी सारी गुड्स भी बन सके। फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर किस में होता है? मीठा करने में, सॉफ्ट स्वीट्स में यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है, बेकिंग में यूज होता है, एक्सेट्रा। वाटर जो है वो पीने के लिए यूज होता है, फार्मिंग में यूज होता है, वॉशिंग के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री प्रोसेस के लिए यूज होता है, एक्सेट्रा। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होगी? जो एक समान बहुत ज्यादा चीजों में यूज हो जाए। और ज्वाइंट, जो दो चीजें इकट्ठी हो। जब इन दोनों का भी कनेक्शन हो जाए, यानी कि ये दोनों भी हमें साथ में चाहिए हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड डिमांड। अब हमें जरूरी क्यों है इंटरकनेक्टेड डिमांड पढ़ना? बिकॉज जो कई बिजनेस हैं वो प्लान कर सकते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बट अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस, अब ये जो कनेक्शंस है ये पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो प्राइस है या जो सप्लाई चेंजेस है वो एक प्रोडक्ट का बाकी चीजों पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इससे हम जो डिमांड है वो कैसी होगी आगे फोरकास्ट भी कर सकते हैं। सो हमें इंटरकनेक्टेड डिमांड का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज अ समरी टेबल, यानी कि ज्वाइंट डिमांड, जब दो चीजें हम इकट्ठी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कार, पेट्रोल, टी, शुगर। कॉम्पोजिट डिमांड, जो एक प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर जो कि स्वीट्स में यूज होता है, बेकिंग में यूज होता है, और बाकी चीजों में यूज होता है। सो दिस वॉज अबाउट द इंटरकनेक्टेड डिमांड। So by this we complete our chapter number 1 which is theory of demand. हमने इसके सारे past year questions देख लिए and important questions भी देख लिए जो कि 4 to 5 pages में हमने लिखने होते हैं, and these come in the 20 marks question. I hope these questions are clear to you. Next class में हम start करेंगे elasticity के most important previous year questions. Thank you.